मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मनी एंड क्रेडिट के टॉपिक वाइज वीडियोस। तो हमने इसके पहले मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के भी टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको इनके मैप वर्क भी मिल गया होगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क आपको मिल चुका होगा। अच्छे से मैप वर्क की तैयारी साथ साथ में करते रहिए। नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क भी हमने बना लिया है अच्छे से, आपने काफी अच्छे कमेंट करके बताया है सब कुछ कि आपको समझ में आया है नहीं आया। होमवर्क क्वेश्चंस भी आपने किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए हैं, सो वेरी गुड। सारे चैप्टर्स के मैप वर्क हमको ऐसे ही करने हैं। स्मार्ट बोर्ड वीडियोस की भी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के जैसे टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिले हैं वैसे ही इस चैप्टर के भी आपको मिलने वाले हैं। तो मनी एंड क्रेडिट की हमको बात करनी है। अगर आपको रिविजन करना है पूरे चैप्टर का इकट्ठा तो वन शॉट रिवीजन भी आपके पास में अवेलेबल है। वन शॉट रिवीजन के सारे सारे वीडियोस बन चुके हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे वीडियोस के वन शॉट रिवीजन आप तक पहुंच चुके हैं। बस अब धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज भी हम कर लेते हैं कवर, तो डबल बार रिवीजन हो जाएगा हमारा, है ना। तो मनी एंड क्रेडिट की हमको बात करनी है। मनी पैसा, क्रेडिट जो हमारा लोन होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम समझेंगे हमारे पूरे चैप्टर में। एनसीईआरटी की एक खास बात काफी अच्छी है कि अगर आप एनसीईआरटी को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आप उसके अंदर देखना कि हिस्ट्री तो ऐसी कहानी होती है ना, तो वो तो लिंक होती है एक दूसरे से। वैसे ही यहाँ पर सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये भी आपको कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जैसे पहला टॉपिक हुआ आपका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को पूरा समझाया हुआ है, फिर लास्ट में एक सवाल पे लाके आपको खड़ा कर दिया है। फिर जो अगला टॉपिक है वो उसी सवाल से शुरू हुआ है कि मतलब वो जो सवाल था आपका जिसपे आपको लाके खड़ा किया था प्रीवियस टॉपिक में, उसी सवाल का सॉल्यूशन या उस सवाल का आंसर हम अगले टॉपिक में ढूंढते हैं। तो पूरा चैप्टर ना इस तरीके से एकदम लिंक करा हुआ दिखता है, एकदम कहानी जैसा, और एकदम पढ़ने में मजा आता है। वैसे ही इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो सुनना, वीडियो सुनने के बाद में एनसीईआरटी को पढ़ना, यही सही तरीका है। सिर्फ बैठ के वीडियो देखने से नहीं बनेगा, आ जाएगा थोड़ा बहुत कहानी जैसे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक आंसर हमको लिखना है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपके होने वाले हैं। प्लस आपको आना चाहिए चीज़ों को इस तरीके से समझना कि अगर आपको कोई लिखने को बोल दे तो आपको अपने शब्द मिले लिखने के लिए, तो वो आपको तभी मिलेंगे जब आप रीडिंग करोगे, है ना। तो पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो वैसे आपको पूरा टॉपिक बढ़िया से कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब हमको मनी की बात करनी है तो हमारे दिमाग में पहला सवाल यही आना चाहिए कि यार ये जो पैसा है इसी में क्यों एक्सचेंज होता है, कोई और चीज क्यों नहीं। मतलब कुछ भी सामान खरीदना है तो हम झट से जेब में से पैसे निकालते हैं, उसको देते हैं 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये, बहुत सारे जो भी है, फिर वो रेंज में हमको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन एक्सचेंज जो है वो पैसे में ही होता है। बिना पैसे के काम क्यों नहीं चलता, फिर वो नोट ही क्यों, उसके बिना और कुछ क्यों नहीं, क्यों ना हम कोई सा सामान क्यों नहीं बदलते और दूसरी चीजें क्यों नहीं करते, ये सवाल हमारे दिमाग में होता है। तो अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ देखें तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन इतने सारे होते हैं कि आपने कोई सा सामान खरीदा उसके लिए पैसा दिया, बहुत सारे सामान खरीदे उसके लिए पैसा दिया। सामान के साथ साथ में अगर सामने वाले बंदे ने आपको कोई सर्विस दी है, मतलब आपके लिए कोई काम कर दिया, आपकी मतलब सर्वेंट वाला काम कर दिया या ड्राइवर का काम कर दिया या फिर आपका कुछ भी काम कर दिया, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हो गया, आपके मैनेजर्स हो गए, आप खुद हो गए, आपने अगर कोई सी सर्विस दी है तो रिटर्न में आपको उस चीज के पैसा मिलेगा। मतलब किसी भी चीज के रिटर्न में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, या फिर आपको पैसा देना होता है ना। तो वो पैसा ही क्यों, तो देखो ऐसा है, इस चीज का एग्जाम्पल एक सिंपल से इस चीज को हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं क्या हूँ, जूते बेचने वाली हूँ, ठीक है। तो जूते बेचने वाली का एग्जाम्पल से लेते हैं। अब मैं तो जूते बेचती हूँ, मतलब मेरा धंधा है जूते बेचने का, है ना। तो मेरी अर्निंग किससे, जूते बेचने से। अब मेरे को घर से फोन आया मम्मी से कि गेहूं खत्म हो गए, गेहूं लेके आना आज, नहीं तो घर मत आना, खाना नहीं दूंगी। खाना देगी भी कैसे, गेहूं ही खत्म हो गए, है ना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि रिया गेहूं लेकर आना आज। अब मुझे गेहूं खरीदने, मैं तो जूते बेचती हूँ। अब मान लो कि सीन में पैसा नहीं है ना, मनी एज ए एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी कि कोई आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके पास में गेहूं हो और उसको जूते खरीदने हो, तो मैं उसको रिटर्न में क्या दे दूं, जूते दे दूं। मतलब
जूते नहीं दे दूं, जूते बेच दूं और वो रिटर्न में मुझे क्या दे दे, गेहूं दे दे, है ना। अब मेरा ऐसे बंदे से किसी से भी काम नहीं होना कि जो नॉर्मल सिर्फ जूते खरीदने में इंटरेस्टेड हो, भले वो दूसरा कुछ भी सामान बेचता हो, वो नहीं चाहिए, मेरा उससे काम नहीं बनेगा। मेरे को तो रिटर्न में क्या लेना है, गेहूं लेना है ना। तो या तो मैं ऐसा करूं कि किसी भी बंदे को जूते दे दूं और रिटर्न में उससे कुछ सामान ले लूं, फिर उस सामान को गेहूं वाले को दे दूं, तो गेहूं वाले को अगर जरूरत होगी तो वो मुझे ले लेगा, मुझसे सामान ले लेगा और रिटर्न में मुझे गेहूं दे देगा। तो इस चीज में प्रॉब्लम कितनी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम कितनी होगी, इस प्रॉब्लम को गिनना कि पहले तो मेरी ये कंडीशन है कि मैं जूता ही बेचती हूँ, मेरे पास में और कोई सामान देने के लिए नहीं है ना। दूसरी कंडीशन ये कि मुझे गेहूं ही खरीदना है और कोई सा दूसरा सामान नहीं खरीदना, भाई फालतू क्यों सामान खरीदती रहूंगी इधर उधर का, है ना, मुझे तो गेहूं खरीदना है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो गेहूं बेचने वाला है उसको भी रिटर्न में जूता चाहिए होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको भाई जैसे अगर मुझे उससे गेहूं लेना है तो वो भी तो रिटर्न में कुछ लेगा, ऐसे फ्री पॉकेट में थोड़ी दे चलो भैया तुमको गेहूं लेना है तो तुम गेहूं ले लो, ऐसा तो नहीं करेगा ना, उसको भी रिटर्न में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो मैं क्या दूं, मेरे पास में तो जूता ही है ना देने के लिए, तो उसकी भी इच्छा होनी चाहिए रिटर्न में जूता लेने की। मान लो उसकी जूता खरीदने की इच्छा नहीं है तो वो गेहूं वाला कह देगा कि नहीं मेरे को तो जूते नहीं चाहिए, कुछ और ला के दो, मेरे को जूतों की जरूरत ही नहीं, मेरे पास बहुत जूते हैं, है ना, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और ला के दो सामान, तो दिक्कत। तो मतलब मैं पूरे बाजार में कुछ इस तरीके से देखती हुई फिरूंगी। और सिर्फ मैं नहीं, दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। आज सोचो कि हर चीज के लिए मुझे जूते बेचना है और रिटर्न में सामान लेना है, तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सामान बेचता हो और साथ ही साथ में उसकी जूते खरीदने की भी इच्छा हो, है ना, तब मेरा काम बनेगा। तो दिन भर में मैं यही करते रहूंगी कि इधर से मैं जूता लेके जाऊं, भाई जूता चाहिए, ये सामान कोई दे रहा है, ये सामान कोई दे रहा है, और सेम मेरे जैसे बाकी सारे लोग भी यही करते हुए रहेंगे। दिन भर में हमको कितने सामान की जरूरत पड़ती है यार, समझ में आए कि नहीं बात। वहीं अगर इस सीन में पैसा होता तो सिंपल सी कंडीशन क्या होती या होती है, क्योंकि पैसा है अगर है सीन में, तो मेरे को जूता बेचना है, मम्मी का फोन आया कि रिया गेहूं लेके आना, तो बस मैं क्या करूंगी, कोई भी कस्टमर मेरे यहाँ पे आएगा, जूता खरीदेगा, रिटर्न में मुझे पैसा देगा, मैं पैसा लूंगी और पैसा गेहूं वाले को दूंगी, गेहूं वाला पैसा लेगा और मुझे गेहूं दे देगा, मुझे फालतू की मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई कि नहीं बात। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, सिंपल सा ऐसा हो जाएगा कि भले मुझे ब्रेड खरीदना हो या फिर मुझे क्या देना हो, मीट खरीदना हो, तो मैं सिंपल से ब्रेड बेचने वाली हूँ अगर, तो मैं ब्रेड को बेच के पैसा ले लूं और उस पैसे से मीट खरीद लूं, है ना। तो ऐसे दिन भर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई सारे किस्से होते हैं जिसमें हमको कुछ लेन देन करना होता है। अगर पैसा सिस्टम में नहीं रहा या पैसा सीन में नहीं रहा तो हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारी लाइफ में, जो कि वाकई में आती थी। ये जो सिस्टम है ना, सामान को ले देकर दूसरा सामान खरीदना, सामान का लेन देन करना, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था पुराने जमाने में। मतलब आज से 3-4 सेंचुरी पहले या फिर हाँ 1-2 सेंचुरी पहले अगर आप देखोगे तो यही चलता था, है ना। यही करते थे लोग कि रिटर्न में कैटल दे दिया, उधर से कुछ सामान ले लिया, है ना, इससे ये दे दिया, इससे ये ले लिया करके, ऐसे ही जो है वो सामान का लेना देना चलता था। अब सोचो उसके अंदर कैसे वो माप तोल करते होंगे, है ना, माप तोल करने में उनको कितनी दिक्कत आती होगी। कैटल तो कितनी महंगी है, पर अगर रिटर्न में कुछ लेना है तो अब कुछ नहीं है भैया, रख लो हमारी गाय ही, दे दो हमको थोड़ा बहुत सामान, तो कोई रह जाएगा क्या, कुछ एक सिस्टम ही नहीं रहेगा। अब जैसे 20 रुपए का सामान है तो वो 20 रुपए की कीमत उसकी होगी, तभी हम 20 रुपए देंगे ना उसको। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए ये पैसा मीडियम होना जरूरी है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना जरूरी है, ताकि हम आसानी से उसके रिटर्न में कमोडिटी को ले दे सके। आ गई बात समझ, सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला, है ना। तो इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या आपकी एनसीईआरटी कहती है या क्या आपकी बुक आपको कह रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी में ही क्यों होता है? हाँ बिल्कुल सोचा है और समझ भी लिया, एग्जाम्पल भी ले लिया। तो रीजन समझो, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। जो भी कमोडिटी या सर्विस हमको चाहिए या जो भी सामान हमको खरीदना है या सर्विस हमको लेनी देनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से पैसे में एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारा काम काफी आसान हो जाएगा।
टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर, समझ लिया, वो आपको दिया हुआ है, मैं बन गई आपके लिए जूते वाली, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड, समझ ही नहीं आता कि भाई क्या है। तो सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने आपको शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया ना, कि मेरे को अगर गेहूं खरीदना है तो मुझे रिटर्न में, मैं तो जूते बेचने वाली हूं, तो मुझे तो जूता ही बेच के गेहूं खरीदना पड़ेगा, है ना। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जिससे मुझे गेहूं खरीदना है उसको भी जूता खरीदने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो मुझसे जूते लेगा और रिटर्न में मुझे गेहूं देगा। यानी कि दो लोगों की इच्छाओं में इत्तेफाक होना चाहिए। कोइंसिडेंस होना मतलब क्या, इत्तेफाक होना, कि अरे यार मुझे भी गेहूं खरीदना है और बेचने के लिए मेरे पास जूता है, और सामने वाला बोलेगा अरे मुझे भी गेहूं बेचना है और खरीदने के लिए मुझे जूता चाहिए, है ना। तो दोनों की इच्छाओं में क्या है, इत्तेफाक है, तभी सामान का लेन देन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। मुझे दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, दूसरा मना कर देगा, तीसरे को ढूंढना पड़ेगा। जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं आ जाता जिसको वही वाली चीज चाहिए, तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ये बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल एलिमेंट है। बिना डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बार्टर सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम पुराने जमाने की बात हो गई, जब बार्टर सिस्टम चला करता था, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत होती थी। इफ मनी वुडंट हैव बीन इन पिक्चर, बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, ठीक है। एसेंशियल फीचर इन बार्टर सिस्टम, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है वो कंडीशन बन रही होती, लेकिन अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, पैसा है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पैसों के बदले में सामान या सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। In an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need of double coincidence of bond. क्योंकि double coincidence of bond barter सिस्टम का एक एलिमेंट है, लेकिन अब जो पैसा पिक्चर में आ गया है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं है, इच्छाओं में इत्तेफाक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल से अपना सामान बेचो, रिटर्न में पैसा लो, उस पैसे को लेकर सामने वाले बंदे के पास में जाओ, जो भी आपको सामान खरीदना है उसको पैसा दो और रिटर्न में सामान ले लो। तो उसकी इच्छा कुछ भी हो, तुम्हारी इच्छा कुछ भी हो, आराम से जो है वो अपनी अलग अलग इच्छा, अब उसको भले उसको दिए हुए पैसे से वो कुछ भी सामान खरीदे, हम जो है कुछ भी सामान बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न में जो बीच में एक्सचेंज रहा है, जो इंटरमीडिएट होने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, पैसा कर रहा है। समझ में आ गई बात। सिंस मनी, ये जो लाइन है ये सम अप कर देती है व्हाई द ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी, ठीक है। तो इस लाइन से हम समझ लेते हैं, सिंस मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, क्योंकि इस एक्सचेंज प्रोसेस में मनी एक इंटरमीडिएट होने का काम करी, यानी कि एक मीडिएटर होने का काम करी, एक सेंटर बनने का काम करी है एक्सचेंज का, इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कही जाती है। समझ में आ गई कि नहीं बात, बहुत छोटा सा और सिंपल सा कारण है, आई होप आपको क्लियर है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टॉपिक को हमने यहाँ पे सम अप किया, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम समझेंगे। क्या टॉपिक होगा हमारा अगला, कि क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि मनी ही क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, तो अब हम समझेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। पुराने जमाने में तो जैसे कैटल वगैरह को एक्सचेंज करके काम कर लिया जाता था ना, आज के जमाने में क्या एक्सचेंज करके, मनी में भी क्या एक्सचेंज करके जो है वो सामान खरीदा या लिया जाता है, उस चीज को हम समझेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सारी वीडियोस सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप अच्छे से सारी वीडियोस पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। सब कुछ आपके लिए परफेक्टली अवेलेबल है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में।